गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। यूजीसी नेट का क्लास है और टॉपिक का नेम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो आज हम लोग चलते हैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट है क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया हूँ कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 है, यह हमारे इंडिया में सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अपना एक्ट है और हमारे कंट्री में ये जो आया है ये 1 जुलाई 1930 से इसका ये इफेक्ट हुआ है। 1 जुलाई 1930 ईस्वी से सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। ठीक है, अब समझना ये है कि इसका बैकग्राउंड के बारे में कि जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं रहा होगा 1930 में, तो इससे पहले किस एक्ट से ये काम चलता था। तो जितने भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रोविजंस था या रूल्स रेगुलेशन था, ये सभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले से कंटेंट थी। और हमारे इंडिया में सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है बेस्ड ऑन इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये किस पे आधारित है? ये आपको है बेस्ड ऑन इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स एक्ट 1893 पे आधारित है। मैं एक बार पुनः कैमरा देख लेता हूं, क्या आप लोग को दिखाई दे पा रहा है या नहीं? ठीक है, ओके, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं एक बार थोड़ा कैमरा को मैं सीधा कर देता हूं। ठीक है, ये जो था क्या था, हमारे इंडिया में सेल ऑफ गुड्स कहाँ से लिया गया? ये बेस्ड अपॉन इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893। और जब हमारे इंडिया में सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं था 1930, तो ये कहाँ पे ये कंटेंट था? तो बिफोर सेल ऑफ एक्ट गुड्स एक्ट से पहले हमारे इंडिया में ये चैप्टर 7 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये सारा इसका रूल्स रेगुलेशन और प्रोविजंस कंटेंट थी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात ये कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओनली मूवेबल प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल होती है। क्या समझे? ये होती है ओनली मूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टीज। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का ये जो डीलिंग होती है, इसका जो भी ट्रांजैक्शन होती है, वो हमारे इंडिया में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 है। क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारे इंडिया में है 1882। उसके अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज को डीलिंग की जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक समझ गए कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट होती है, इसमें ओनली मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात होती है। जैसे अगर हम लोग फील्ड की बात करें, कोई लैंड की बात करें, हाउस की बात करें, तो इन सभी चीज़ों का हमारे इंडिया में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट है 1882, उसके अकॉर्डिंग उसका डीलिंग की जाती है। बट हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ओनली मूवेबल गुड्स की बातें की जाती है। अब हम लोग चलते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल गुड्स का मतलब क्या है। इन सभी चीज़ों को समझ के एक बार मैं फिर पुनः कैमरा देख ले रहा हूँ कि आप लोगों को तो दिक्कत नहीं है। नो सर, थोड़ा सा ये ढक रहा था तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, मैं अब चल रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, समझना है गुड्स का मतलब क्या है। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल का मीनिंग क्या होती है, उस पर अब हम लोग फोकस करेंगे। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में समझेंगे से गुड्स का डेफिनेशन जो दिया गया है, इसमें क्या है, इस चीज़ों को मैंने समझा। अब अपने लोग को समझनी क्या है, गुड्स है क्या। ठीक है, गुड्स का मीनिंग है क्या, इसका टाइप्स क्या है। तो देखिए, गुड्स का बोला गया है, गुड्स मीन द एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड सेवर बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल। मतलब यहाँ पे बातें समझ में आई। मैंने क्या बताया कि गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रत्येक प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टीज है अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी,
एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ करके उसमें इंक्लूड की जाती है कोई शेयर स्टॉक, उसमें ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू लैंड, मतलब चाहे वो कोई चीज हो जो भूमि से जुड़ा हुआ हो, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, चाहे वो भूमि का पार्ट हो, ठीक है। बट कथा सेवर बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल, मतलब कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट सेल के लिए करेंगे या एग्रीमेंट करेंगे सेल के लिए, तो उससे पहले वो भूमि से हटा हुआ होनी चाहिए, सेवर होनी चाहिए, मतलब सेपरेट फ्रॉम लैंड, मतलब कि भूमि से जुड़ा हुआ नहीं होनी चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे। अक्सर यूजीसी नेट में पूछ दिया जाता है कि गुड्स इसमें से कौन सा आइटम है जिसको गुड्स में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो हमेशा याद रखेंगे कसम खा करके, किसको नहीं शामिल की जाती है, तो एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ठीक है। फिर कभी दे देगा इसमें से गुड्स को किसको सम्मिलित की जाती है, तो मैंने जो बताया उन सभी चीजों को लिख देना, एकदम इजी वे से समझनी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, एकदम टेक्निकल, चूंकि लॉ को हम लोग एकदम टेक्निकल चीजों में समझेंगे, प्रोविजन की बात करेंगे, तो समझ गए गुड्स क्या है, गुड्स का मीनिंग क्या है, आपने यहाँ तक आई होप कि समझ गया होगा। अब मैं चलता हूँ गुड्स में, मैं बताऊंगा कि गुड्स का टाइप से इससे पहले मैं थोड़ा सेल और एग्रीमेंट टू सेल पे मैं बात करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा गुड्स को मैं पीछे रखता हूँ, क्योंकि तभी गुड्स को मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। देखेंगे सेल और गुड्स एक्ट में दो बातें होती हैं, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल, दो चीजें होती है, ठीक है। एक होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और दूसरा होती है एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होती है इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है, क्या समझे। कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे ओनरशिप क्या होगी, इमीडिएट। प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखें, लॉ का एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक ना। हमारे वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है, जो मतलब कि जब प्रॉपर्टीज को इमीडिएट ट्रांसफर कर देते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज का मतलब होती है ओनरशिप ऑफ गुड्स। हमेशा समझेंगे जब भी लॉ में हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो समझेंगे ओनरशिप की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कहता है प्रॉपर्टी इमीडिएट ट्रांसफर टू बायर, ठीक है। ये बायर के पास इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये टू बी ट्रांसफर, यानी कि प्रॉपर्टीज ये टू बी ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर समझेंगे। ये टू बी ट्रांसफर मतलब ये टू बी ट्रांसफर का मतलब प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर होना है, हुआ नहीं है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की जाएगी आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, मतलब कि कुछ कंडीशन को फुलफिलमेंट करने के बाद यहाँ पे क्या होंगे, प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये क्या समझे, ये टू बी ट्रांसफर मतलब ये ट्रांसफर होने वाला, अभी हुआ नहीं है। मतलब ये भी हो सकती है कि अगर कुछ सेलर के पास प्राइस बकाया है तो उसको फुल रिकवरी करने के बाद भी पेमेंट कर सकती है। तो आई होप कि आपको समझ गए होंगे कि प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल। और हमेशा याद रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होती है एग्जिस्टिंग गुड्स की होती है, और एग्रीमेंट टू सेल में ये फ्यूचर गुड्स भी हो सकती है या कंटीजेंट गुड्स भी होती है। हमेशा याद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक प्रकार के एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या समझे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, और एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होती है उसी समय सारा कंडीशन फुलफिलमेंट हो जाती है और उस चीज को परफॉर्म कर दिया जाता है। मतलब जहां पे देखिएगा जब गुड्स की बात होगी तो बायर को ट्रांसफर कर दी जाती है, एग्जीक्यूटेड हो गया, मतलब बोथ पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन फुलफिलमेंट हो जाती है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब वन पार्टी या बोथ पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है,
इन फ्यूचर में होगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इन सम कंडीशन को फुलफिल होने के बाद, इसी को बोला गया एग्रीमेंट टू सेल, उसको कॉस्ट एक्सक्यूटिव अक्सर यूजीसी नेट में अक्सर पूछा जाता है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं किसी पे गुड्स के बारे में, तो हम लोग कुछ और बातें करते हैं, एकदम लीमेन भाषा में समझेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्टिंग के लिए कुछ फीचर्स हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट है कि क्या क्या होनी चाहिए। तो सेल ऑफ गुड्स एक्टिंग होने के लिए आपको चाहिए क्या, इन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, आपको बायर और सेलर के बीच एग्रीमेंट होनी चाहिए। उसके बाद कहता है देयर मस्ट बी ए प्राइस, ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कि प्राइस भी होनी चाहिए गुड्स को पेमेंट करने के लिए, उसके बदले में। पहला क्या समझे, एग्रीमेंट होनी चाहिए किसके बीच, सेलर और बायर के बीच। दूसरा होनी चाहिए प्राइस। तीसरा होनी चाहिए देयर मस्ट बी ए गुड्स, मतलब कि गुड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्रीमेंट में मैंने बात कर लिया, यहाँ पर बायर और सेलर ही होगी। अब हम लोग चलते हैं गुड्स। उसके बाद कहता है एसेंशियल एलिमेंट इन वैलिड, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स भी होनी चाहिए, तभी होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स का फुलफिलमेंट। तो अब हम लोग चलते हैं गुड्स क्या है उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे गुड्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, मैंने इसको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, मैंने बता चुका हूँ। गुड्स का मीनिंग क्या है मैं एक बार और फिर से बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल से डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने बता दिया हूँ। गुड्स का मतलब मैंने क्या बोला, गुड्स मीन्स द एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। इट्स इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स attached to land or forming part of land severed before contract of sale और agreement to sell, ठीक है। उन सभी को गुड्स बोला जाएगा और गुड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है आपको एग्जिस्टिंग गुड, एग्जिस्टिंग गुड्स, और दूसरा होगा आपको अनसर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स, एक होती है सर्टेन गुड्स, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है। मैं एक बार देख ले रहा हूँ कि ऑन कैमरा में दिखाई दे रही है या नहीं, ठीक है। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब देखेंगे क्या कहता है, गुड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एग्जिस्टिंग गुड्स, अनसर्टेन गुड्स और तीसरा असर्टेन गुड्स। अब देखेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स को फिर फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो 3 भाग कौन कौन सा है, एक स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा होगा सॉरी ये इसी का पार्ट मैंने लिखवा दिया, यहाँ पे अनसर्टेन तो इसमें चला जाता है, सॉरी यहाँ पे चला जाता है स्पेसिफिक गुड्स,